दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इसको हम लोग एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। तो पहले एक बात जान लीजिए कि नंबर सिस्टम जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर नंबर सिस्टम को हम डिवाइड कर दें तो करीब 12-13 चैप्टर बन जाएगा। उसमें का पहला टॉपिक, हम इसको टॉपिक मान ले रहे हैं, तो उसका पहला टॉपिक आपका मैं लेकर चल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। तो इसी वीडियो में हम संख्याओं का वर्गीकरण जो है टोटल ख़त्म भी करेंगे। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, एकदम बेसिक से ले चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो सके उतना आसान आपके लिए करें। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी हैं कि ज़्यादा समय आपका व्यतीत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आपने बचपन में गणित पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने शुरुआत में क्या पढ़ा था? तो आप लोगों ने शुरुआत किया था अंकों से। अंकों से अंक क्या होते हैं? 0। बचपन में जब आपने गणित पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले आपको इन्हीं अंकों से भेंट हुआ होगा। इन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं? डिजिट यानी अंक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिजिट से मतलब अंक। तो अब आपसे पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं तो आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 को टोटल मिला के आपके 10 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक हो गया। इसके बाद 0 को भी मिला दिया जाए तो 10 अंक हो जाएंगे। तो डिजिट कितने होते हैं? डिजिट कितने होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब अंकों से ही मिलाकर संख्याएं बनती हैं। जैसे अगर मैं 3, 5 और 4 तो 3, 5 और 4 इनको ले लिया मैंने तो 3 डिजिट का एक नंबर बन गया। जो संख्याओं को आगे हम लोग बांटते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। संख्याएं जो आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाती हैं। एक हमारी होती है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्र संख्या। ठीक है, तो हमारी 3 भागों में आगे बांटा गया है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं रियल नंबर से ही आते हैं। ठीक है, तो आपको रियल नंबर को विस्तार में पढ़ना है। इन दोनों को मैं जल्दी से मतलब समझा दे रहा हूँ, इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। जो छोटे मोटे सवाल पूछ सकते हैं उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो काल्पनिक संख्याएं जिनकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं मतलब वैसी संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है, बस उसको कल्पना किया जाता है कि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, बस कल्पना मात्र हैं। वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया √-1 तो ये सभी संख्या क्या है? काल्पनिक संख्याएं। कभी आपने देखा है अंडर रूट में या कोई माइनस वाली संख्याएं आपने देखा है? ऐसी नहीं होती हैं। अब इसी को देखिए आई से हम लोग डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ऐसी संख्याएं जिनकी बस आप कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में नहीं, इमेजिन कर सकते हैं बस, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या होती हैं। अगर करड़ी को आप देखिए उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? i² बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका सवाल नहीं पूछेगा। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो पहले मैं रियल नंबर बता देता हूँ। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, जो संख्या वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं मतलब वास्तव में हैं, मौजूद हैं, वे सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। बचपन में आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा होगा ना, इस तरीके से एक हम लोग रेखा खींच देते हैं, इस पर संख्याओं को दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। बीच में आपका 0 होता है। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। अब देखिए इधर जाने के बाद आपका प्लस में चला जाता है तो प्लस अनंत तक, इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है तो माइनस भी कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं मिलकर आपकी कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। इसको अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बस आप समझ जाइए कि वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए, तो मान लीजिए कि इधर आपने लिखा 2, 3, 4, इधर आपका 0 भी, इसके बाद इधर -2 माइनस का 1 भी रहेगा, इधर -3 -4, इस तरीके से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वास्तविक और क्या? काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण। वो संख्या कौन सी हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने कहा कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का मिश्रण कर दिया जाए, दोनों को एक साथ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं, जिससे हमने आपको क्या बताया था? आयोटा बताया था। तो इन दोनों का क्या किया जाए? मिश्रण। हाँ, सम्मिश्र मतलब मिक्स कर दिया जाए तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी?
सम्मिश्र संख्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगी। अब इसको देखिए ऐसे भी हो सकता, मतलब आपसे देखिए ऐसा इसमें सवाल कोई पूछता नहीं है, अगर आपसे पूछ देगा तो बस आपको एक सवाल दे देगा, पूछेगा कौन सी संख्या है, तो आप समझ जाएंगे, जहाँ पर आयोटा रहेगा, आई लिखा रहेगा, समझ जाएगा कि वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो सम्मिश्र संख्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो जैसे आपसे पूछ दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 2 + 4i करके दे दिया इधर ना, इस तरीके से जो संख्याएँ आएंगी आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगी। तो देखिए हमको इससे और इससे कोई सवाल आगे नहीं पूछेगा, इतना ही आपसे सवाल पूछ सकता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो चलिए आगे हम लोग वास्तविक संख्या पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने रियल नंबर। तो अब हम लोग को वास्तविक संख्या को विस्तार से समझना है। अब देखिए वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया कि वे सभी संख्याएँ जो वास्तव में मौजूद हैं उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को आगे चल के हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट देते हैं। उसमें से एक भाग होता है पूर्णांक, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर, और दूसरा भाग होता है हमारा दशमलव, जिसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, दशमलव क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आप लोगों ने देखा होगा, नंबर लाइन पर जो संख्या हम लोग दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, एक हमारा अगर देखिए एक संख्या रेखा मैंने खींच लिया, संख्या रेखा पर मध्य में 0 होता है, इसके दाहिने तरफ हम लोग चलें तो इधर प्लस वाली संख्याएं चली जाती हैं अनंत तक, और इसके हम लोग बाईं तरफ चलें तो ये सभी संख्याएं माइनस में चली जाती हैं। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर वे सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक में देखिए 0 के दाहिनी तरफ जो भी संख्याएं हैं ये सभी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, धनात्मक पूर्णांक। आप लोग इंग्लिश समझ लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और देखिए 0 को हम लोग क्या हुआ है, ये तो 0 ही रहेगा आपका, इसको हम लोग 0 लिख देते हैं। और बाईं तरफ जो भी संख्याएं हैं वे सभी क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर हैं। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। और ये सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर हैं, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, मतलब इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, दशमलव में देखिए, दशमलव वाली संख्या तो आप देखिए एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 0.323, ये सभी क्या है, दशमलव वाली संख्या है। आगे चल के दशमलव को भी हम लोग विभाजित करेंगे, अभी हम लोग को सिर्फ समझना है इंटीजर मतलब पूर्णांक को समझना है। तो पहले हम लोग पूर्णांक को समझते हैं, फिर आगे चल के दशमलव को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, वहाँ पर हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो बस आप दशमलव का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 0.434343 बार बार रिपीट हो रहा है, और 0.13542 इस तरीके से, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी। तो देखिए अब हम लोग पूर्णांक को हमने समझ लिया कि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक को हम लोग बांट देते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और 0 होता है। इन सभी का क्या कर सकते हैं, योग नहीं कर सकते हैं, मतलब समुच्चय, इन सभी का समुच्चय क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए, जो धनात्मक पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, 0 के बाद से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक में लिखी हुई हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल दीजिएगा कि जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करने का काम करते हैं, काउंट करने का काम करते हैं, वे सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, मतलब प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर मैंने आपको कहाँ से बताया, 1 से शुरुआत होती है, तो आप लिख दीजिए एग्जाम्पल में कि नेचुरल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका कहाँ तक चली जाती हैं, इन्फिनाइट तक चली जाती हैं। मैंने कहा कि जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करने का काम करते हैं, ठीक है, 0 से देखिए हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 0 से गिनती नहीं करते हैं, इसलिए आपकी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, 0 नहीं होता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मैंने तो 0 के बाद वाली संख्या को कहा कि यह प्राकृतिक संख्या हो गई, लेकिन अगर 0 को भी साथ में ले ले तब, अगर 0 को भी साथ में ले ले तब, तो कहने का मतलब है कि 0 से लेकर इन्फिनाइट तक दाहिनी तरफ जो हमारी प्लस में जाती संख्याएं, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 भी रहे, धनात्मक पूर्णांक भी रहे, इन सभी को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। मतलब 0 भी रहेगा, उसके बाद आपकी जो प्राकृतिक संख्या थी वे सभी संख्याओं को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, आपका कहेंगे कि पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो 0 था और धनात्मक पूर्णांक, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक हमारा तो निकल गया प्राकृतिक संख्या, मतलब एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक आ गया।
और जीरो क्या है, जीरो को अगर साथ में ले लिया जाए तो ये सभी हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। अब हमें समझना है कि इसी में एक तरीके से और बांट सकते हैं, जो हमारा तरीका हो सकता है कि एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। तो मैं किसको बांट रहा हूँ, इंटीजर। अब पूर्णांक को मैं बांट दे रहा हूँ थोड़ा सा। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएँ जो 2 से कट जाएँ सम संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएँ जो 2 से कट जाएँ सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके से इन्फिनाइट तक, अनंत तक चली जाएंगी। ये सभी संख्या क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और इसका विपरीत होता है कि जो संख्याएं 2 से न कटे वे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर होती हैं। तो 2 से कौन सी संख्या नहीं कटेंगी, 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपका जो है 2 से जो संख्याएं नहीं कटेंगी वे क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए एक बार, सम संख्या मैंने कहा जो 2 से कट जाएंगी। अब बात आती है कि सर जीरो को ले कि ना, जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या, कैसे इसको मान्य करेंगे। उसके पहले एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी समस्या और आती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि -2 क्या है, -4 क्या है, तो ये भी सम संख्या है। मैंने कहा कि जो संख्याएं 2 से कट जाएँ तो इसको काटेंगे तो -2 आएगा, कट तो जा रहा है भाई, इसीलिए ये क्या है, एक सम संख्या मतलब इवन नंबर है। अब विषम संख्या क्या है कि जो 2 से ना कटे। तो देखिए 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 5, 7, 9, 10, 9, 11, 13 ये सब क्या है 2 से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वे संख्याएं विषम होंगी मतलब ऑड नंबर होंगी। अब मैंने आपसे कहा कि जीरो क्या है, सम संख्या में लिया जाए इसको कि विषम संख्या में लिया जाए। तो देखिए मैंने यहाँ से कहा, एक चीज़ और समझिए आप कि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है। मतलब सम संख्याओं के मध्य में कितना का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पर ही देख लीजिए कि 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद आपका इधर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। मतलब बीच में कितना का गैप हो जा रहा है, 2 का गैप हो जा रहा है। तो 2 का गैप हो जा रहा है। तो इसी तरीके से देखिए अगर 6 के बाद इधर चले जाए तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। फिर 4 से अगर हम 2 पर आएँ तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। फिर 2 से अगर हम 0 पर आए तो यहाँ पर भी तो 2 का गैप है, 2 का गैप है। इसलिए हम 0 को कहाँ पर ले लेंगे, 0 को हम ले लेंगे सम संख्या मतलब इवन नंबर ना। मैंने क्या कहा, 2 का गैप है ना, देखिए सम संख्याओं के मध्य 2 का गैप है। तो सम संख्या शुरुआत कहाँ से हुई, 2 से शुरुआत हुई, जो हम लोग परिभाषा के हिसाब से बोलते हैं। तो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। तो उसको उल्टा भी जाए तो वही बात होगी, मतलब पीछे भी आए, आगे चाहे पीछे जाए, अंतर तो 2 ही का हो रहा है, 2 ही का अंतर है। तो देखिए 6 से अगर 4 पर आए तो 2 का अंतर हुआ ना, 4 से 2 पर आए तो भी 2 का अंतर हुआ। अब 2 से हम लोग पीछे 2 का अंतर हो जाता है, पीछे फिर 2 का अंतर करें तो कितना पाएंगे, 0 पाएंगे। फिर 0 से देखिए 2 का अंतर करेंगे तो -2 पर आएंगे। फिर इधर 2 पर जाए मतलब 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 पर जाएंगे, मतलब 2 का अंतर होता चला जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या होंगी, सम संख्या होंगी। अब एक अच्छी बात और है कि विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। तो देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो अगर इसको उल्टा ले चले, हम रिवर्स ले चलें तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद देखिए 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा आपका, 1 आएगा। मतलब 2 का अंतर होता चला जा रहा है। फिर 1 के बाद 2 का अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा, -1 आएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। 0 सम संख्या होती है, इसको सम संख्या के अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग नेचुरल नंबर को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर को थोड़ा सा बांटते हैं आगे, 2 भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा है देखिए। अब देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। तो पहला हमारा भाग है उसमें से अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऋण संख्या। ठीक है, तो दोनों शब्दों को याद रखिएगा, कभी आपसे अभाज्य ना पूछे तो ऋण पूछ देगा ना। अब इसी तरीके से दूसरा भाग हमारा कौन सा है, भाज्य संख्या या फिर यौगिक। तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। जैसे मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, तो 2 को आप 1 से काट सकते हैं या फिर 2 से काट सकते हैं। इसके अलावा और किसी संख्याओं से नहीं काट सकते हैं। मैंने अगर 5 ले लिया तो 5 को आप तो 1 से काटेंगे या फिर 5 से ही काट सकते हैं। कहने का मतलब है कि 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने 17 ले लिया तो 17 या फिर 1 से कटेगा या फिर 17 से कटेगा। ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 17 के कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड है। इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो जिसके पास 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, वे क्या होंगी, अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, प्राइम नंबर ना। और जिसके
देखिए अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारा आ जाएगा भाज्य संख्या, मतलब यौगिक, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या तो जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड जिसके होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने 4 ले लिया। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब इसी को आसान भाषा में कहना चाहें तो जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 देखिए 1 से कटेगा, 4 देखिए 2 से कटेगा, 4 देखिए किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो देखिए 4 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा भी एक अंक से कट रहा है। तो जिसके 3 फैक्टर हो या उससे ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर मैंने कह दिया 12, तो 12 देखिए 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 12 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के 6 गुणनखंड हो गए। तो जिसके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बताइए कौन सा होगा। 1 को हम ले सकते हैं, 1 को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, यही पर समस्या होती है। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, 1 क्या है, न तो भाज्य है, भाज्य भी नहीं है, और न ही अभाज्य है, न ही प्राइम है, न ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 1 देखिए किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा, इसके तो केवल एक ही गुणनखंड है, कहने का मतलब हुआ कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इधर देखिए भाज्य संख्या में देख लीजिए कंपोजिट नंबर में जिसके क्या हो, 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब 2 से ही शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। 1 तो है नहीं, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। 2 के बाद देखिए क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 एक भाज्य है कि अभाज्य, बताइए 3 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसको चेक कर लीजिए। 3 या तो 1 से कटेगा, 3 या तो 3 से कटेगा, कहने का मतलब 3 तो एक अभाज्य संख्या निकल गई, एक प्राइम नंबर निकल गया, तो 3 के बाद अब क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 देखिए क्या है, 4 एक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, कंपोजिट नंबर पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, 4 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक आपसे पूछ सकता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 संख्याओं को ले लीजिए, उसका पेयर और उसका मसा 1 होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वे दोनों संख्याएं अभाज्य हों, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप 2 3 ले लीजिए, 2, 3 ले लीजिए, तो ये सभी संख्याओं का जोड़ा क्या हो गया, सअभाज्य हो गया। इनका मसा निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिनका मसा 1 होना चाहिए, ऐसा जोड़ा जिनका मसा 1 हो, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, सअभाज्य होंगी। जैसे मैंने ले लिया 5 7 ले लिया, तो 5 और 7 का मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। मतलब जो दोनों संख्याएं हैं आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि 3 और 6 ले लीजिए, तो देखिए यह एक सअभाज्य संख्या है कि नहीं, यह एक सअभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए हमको। यह एक सअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यह कट गया। सीधे चेक कर लीजिए आप, अगर जो संख्या कट जाती हैं वह को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या नहीं होंगी। इस जरूरी नहीं है कि इसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं वे सभी संख्याएं अभाज्य हों, जरूरी नहीं है, उनका मसा 1 होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया आपका, मान लीजिए कि लिख दिया 12 और 17, ठीक है, 12 और 17, ये क्या है बताइए हमको, ये क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका और इसका मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मसा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF 1 आना चाहिए। इस तरीके से यह सअभाज्य संख्या होगी। एक छोटा सा प्रश्न और आपसे पूछ सकता है,
जो अक्सर छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से अगर 50 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 51 से लेकर 100 के बीच में तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 101 से लेकर 200, इतना तक ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, या फिर कभी आपको इसी को थोड़ा घुमा कर पूछ देगा। कैसे पूछ सकता है? देखिए, 101 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? 21 होती हैं। अब इसी में से आपको मिलाकर पूछ देगा, कहेगा कि 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक इन दोनों को मिला दीजिए, तो 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। या फिर आपसे पूछ देगा कि 1 से लेकर 200 तक, तो इन तीनों को मिला दीजिए, इन तीनों को मिला देंगे तो आपका निकल के चला आ जाएगा कितना? 46 अभाज्य संख्या। 46 कितना हो जाएंगे? 46 प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोगों ने अभी एक संख्या को ख़त्म किया था। कौन सी संख्या? पूर्णांक को शुरू किया था। पूर्णांक को मैंने प्राकृतिक पूर्ण संख्या बताते हुए, सम विषम बताते हुए आगे हम लोग बढ़ा। फिर हमने प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा, भाज्य अभाज्य में बांटा था। तो अब हम लोग, हमारे जो पूर्णांक है ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं डेसिमल, मतलब दशमलव को समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, दशमलव को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। दशमलव वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा भाग होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो संख्या, जैसे देखिए मैंने लिख दिया 4/5, 4/5 लिख दिया, तो इसका मान कितना आएगा? अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारेंगे, 5 से भाग देना है, क्योंकि 5 से तो 4 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारेंगे। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से कट गया। अब फर्दर इसके आगे कोई संख्या नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब है कि 0.8 क्या हो गया? आपका एक शांत दशमलव हो गया। ठीक है, यह एक शांत दशमलव हो गया, चुपचाप बैठ गया, मतलब शांत हो गया है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 3.25, यह क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। 1.246, यह क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। ठीक है, आगे और आगे संख्याएं नहीं आएंगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए, अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव मतलब जो क्या, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट ना हो ना। तो 1/3 अगर आप लिख देंगे तो कितना आएगा? इसी तरीके से आपका आता चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस आता चला जाएगा, मतलब जो टर्मिनेट ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, 2.57325732। इसी तरीके से, मतलब जो संख्याएं टर्मिनेट ना हो, कंटिन्यूस आती रहे, उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। जैसे मैं इसको आगे तोड़कर बताता हूँ तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव मतलब अशांत दशमलव को आगे चल के 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसको भी आगे चल के 2 भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मतलब कठिन लग रहा होगा, मतलब भूल जा रहे होंगे पीछे का, तो एक बार फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आगे चल के इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। पहला हमारा कौन सा है? मैं किसको बांट रहा हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत दशमलव को आगे चल के 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक तो होता है हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अनवसानी आवर्ती। थोड़ा सा हिंदी इसका शब्द जो है मतलब उटपटांग लगता है, बस आप लोग इंग्लिश में थोड़ा समझेंगे तो बेहतर रहेगा। अब एक हमारा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, NTD का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ए तो रहेगा, नॉन टर्मिनेट तो होता रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? रिपीट होगा। मैंने क्या बताया? रिपीट होगा बार बार। जैसे मैंने आपको लिख दिया 10/3, 10/3 लिख दिया, तो आप देखिए इसको भाग लगाइए। इसको अगर भाग लगाते हैं तो कितना जाएगा? 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। एक आपका बचेगा शेष, फिर पॉइंट बढ़ाकर फिर आप शून्य बढ़ाएंगे तो 3 3 आपका हो जाएगा 9, फिर एक आप बचेगा, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा। इस तरीके से कंटिन्यूस आपका क्या है? चलता रहेगा। तो ये क्या हो रही है? कंटिन्यूस रिपीट हो रही हैं, ना ही टर्मिनेट हो रही हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेट हो रही हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं कट रही हैं, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे मैंने लिख दिया, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 0.454545, तो देखिए यहाँ पर 4 5 मतलब 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनवसानी आवृत्ति।
अब इसी को आप देखिए वहाँ पर जब आप उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको आपको बार लगा के लिख देते हैं। बार वाली चीज़ मैं आपको बताऊँगा बाद में। इसको आप बार लगा के लिख देंगे, 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर इसको लिखना पड़े तो आप 0.45 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। मतलब जो संख्याएँ बार बार आ रही हैं उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इस तरीके से आपका यह हो गया, रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। एग्जाम्पल एक ठो ले लीजिए, जैसे 2.437 437 437, ठीक है, कंटिन्यूस से चलती रहेंगी ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 2.437 के ऊपर बार। ये संख्या कंटिन्यूस रिपीट हो रही है। चलिए अब इसी का उल्टा क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ना ही रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ आपको। जैसे मान लिया 2.4357146 कंटिन्यूस ऐसे चलता जा रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 4 3 5 7, मतलब कोई क्रम नहीं है एक, जैसे कि यहाँ पर क्या था 4 5 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई नहीं आ रहा है, एक जैसा कोई नहीं आ रहा है। तो देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। जैसे मैंने लिख दिया 0.357214, कुछ भी मतलब बोलते चले जाइए, जहाँ तक आपका मन करे बस बोलते चले जाइए, क्योंकि ये मतलब ना ही रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं को और समझना है, उसे समझ जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन सी संख्याएँ हैं अभी तो जो बाकी थी, तो एक हमारा होता है रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं, और एक हमारी होती हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो पहले इसका परिभाषा समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसे अनवसानी अनावर्ती में रखेंगे कि अनवसानी आवर्ती में रखेंगे। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल में रखेंगे कि नॉन रिपीटिंग वाले में। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर। मैं आपको पूर्णांक बता चुका हूँ, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, 0, प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं, वे सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अब इसका विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसका रिलेशन क्या है, मतलब यहाँ पर हमने इसको क्यों बताया, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने लिखा था 4/5, तो ऊपर P हो गया और नीचे Q हो गया, मतलब इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको, शांत दशमलव को। इसीलिए शांत दशमलव क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, Q के बराबर देखिए 0 नहीं लिखा है, तो जो जहाँ पर Q के बराबर 0 ना हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और 4 और 5 क्या है, पूर्णांक भी है। तो देखिए जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव होता है, वह हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है ना। और देखिए इसको मैंने 2 भागों में बांटा था, अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा था। एक भाग हमारा था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग मतलब अनवसानी अनावर्ती। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10/3, इसको भी मैंने P/Q के रूप में लिख दिया है कि नहीं। 10 क्या है, P की जगह पर लिखा है, 3 क्या है, Q की जगह पर लिखा है। कहने का मतलब देखिए 10 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो जो अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी आवर्ती होता है, मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यह भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान से देखिए। अब इधर देखिए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए कि आपका जो है कंटिन्यूस चल ही रहा है और उसका कोई रिपीटिशन भी नहीं है, मैंने आपको बताया ना। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं, करड़ी में, अगर मैं आपसे पूछूं करड़ी में 3 का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3 का मान आप कितना बताएंगे, 1.732, ये ख़त्म नहीं होता है। तो करड़ी वाली संख्याएं जो होती हैं, करड़ी वाली संख्याएं अगर पूर्ण वर्ग नहीं हैं, तो वे क्या होंगी, आपकी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी, साथ साथ एक अपरिमेय संख्या भी होंगी। जैसे मैंने आपसे लिख दिया करड़ी में 2, इसका मान कितना होता है, 1.414, ऐसे होता है ना, कंटिन्यूस चलता रहता है, अंत में खत्म नहीं होगा, आपका लगातार कटता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यह हमारी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पाई क्या है।
आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पाई क्या है, तो आप कहेंगे कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? देखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 जो है एक क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। क्या होता है ना दोस्तों कि पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 नहीं होता है। पाई के मान कुछ इस तरीके से आते हैं, 3 इसे करके आता है, जो इन्फिनाइट तक आपका चलता रहेगा, मतलब कटता नहीं है। तो पाई का जो मान होता है इस तरीके से आता है, उसको हम लोग मान लेते हैं 22/7। जब भाग देंगे आपका तो इसी तरीके से कंटिन्यूस आता चला जाएगा, तो उसको हम लोग 22/7 मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो भाई यहाँ पर हम P लिख दे रहे हैं, Q भी लिख दे रहे हैं, Q के बराबर 0 भी नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है दोनों, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या तो बोलेंगे ही। ठीक है, अब देखिए पाई को अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर 22/7 पूछा जाए तो यह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो आप समझ गए यहाँ पर क्या था कि जो शांत दशमलव है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, जो शांत दशमलव वाली संख्याएँ होती हैं उसे परिमेय बोलेंगे। और इधर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अनवसानी आवर्ती वाली संख्याएँ भी क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन इसका जो दूसरा भाग होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावर्ती, मतलब अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, परिमेय संख्या की मैंने परिभाषा आपको क्या बताया कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q के बराबर 0 ना हो और P और Q क्या हो? इंटीजर होना चाहिए। वे सभी संख्या क्या हो? परिमेय संख्याएँ होती है। जैसे मैंने लिख दिया 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग बटा में 1 कर देंगे तो P/Q के रूप में हो गया और Q की जगह पर 0 नहीं है। अगर मैं आपसे लिख दूं कि 0/2 यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए P की जगह पर क्या लिखा है? 0 लिखा है, Q की जगह पर 2 लिखा है। ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। 0 भी पूर्णांक होता है, 2 भी पूर्णांक होता है, दोनों P/Q के रूप में लिखी हुई हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे लिख दूँ, मैं आपसे पूछूं कि 4/0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि देखिए Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ, P के बराबर 0 हो सकता है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। -4/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संख्याओं का वर्गीकरण पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तो नंबर सिस्टम का यह पहला टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म किया। अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा ध्यान से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।